अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन हमाद अज़हर साहब, जिनसे हम इकॉनमी के मौजू पे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमाद अज़हर साहब। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पिछले 2 सालों में इकॉनमी से रिलेटेड इश्यूज़ पे काफ़ी अवेयरनेस फैलाई है और मीडिया में भी इकॉनमी को काफ़ी अटेंशन मिली है। मगर फिर भी मैं चाहूँगा कि हम 2018 से स्टार्ट करें और आप ज़रा रोशनी डालें कि 2018 में इकॉनमी को क्या मसाइल दरपेश थे और गवर्नमेंट ने उनको कैसे ओवरकम किया। देखिए, इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊं कि जब हमने 2018 में टेक ओवर किया तो जो मईशत को, इकॉनमी को मसाइल थे वो इतने संगीन थे कि हम बयान भी नहीं कर सकते थे। बयान इसलिए नहीं कर सकते थे कि अगर हम हकीकत में लोगों को बता देते तो मार्केटों में और मुल्क में अफरा तफरी का आलम फैल जाना था। सूरत हाल ये थी कि हमारे पास कर्ज़े उतारने के लिए पैसे नहीं थे। 10 अरब डॉलर का कर्ज़ा वापस करना था। आपके जो फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स थे वो 500 मिलियन डॉलर माहाना की रफ्तार से कम हो रहे थे, क्योंकि आपकी करेंसी ओवर वैल्यूड थी, उसको सपोर्ट करने के लिए पैसे चाहिए थे। करंट अकाउंट का खसारा आपका पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह 20 अरब डॉलर पे खड़ा था। तजारती खसारा भी बहुत ज़्यादा था आपका। एक्सपोर्ट्स पिछले गुज़श्ता 5 साल में 0% पे बढ़ी और इम्पोर्ट जो है वो 30-35% बढ़ गई। तो मुल्क जो था, अगर ये कहा जाए कि दिवालिया के करीब था और डिफ़ॉल्ट की नहज पे था, तो ये गलत बिल्कुल नहीं होएगा। और मैं समझता हूँ कि यही वजह थी कि जब हम हुकूमत में आए तो सारे कहते थे फ़ौरन IMF के पास चले जाएं। ऑपोजिशन भी, जिन्होंने ये क्राइसिस पैदा किया, वो भी कहते थे कि आप IMF के पास चले जाएं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जो तबाही का आलम है। और फिर हमने बहरहाल दोस्त ममालिक ने हमारी मदद की। उस वक़्त IMF से हमने नेगोशिएशन शुरू किए और हम फिर मई के अंदर चले गए। जून में हमने बाकायदा तौर पे साइन भी कर लिया अगले साल IMF के साथ मुआहदा। लेकिन सख्त तरीन हालात थे, और चाहे आप सर्कुलर डेट को ले लें, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ को ले लें, करंट अकाउंट डेफिसिट को ले लें, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स को ले लें, किसी भी पैमाने को ले लें, तो हालात बुरे से बुरे थे। और यही वजह थी कि हमारे गवर्नमेंट टेक ओवर करने से पहले जो आलमी अदारे हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को डाउनग्रेड कर रखा था। तो इस हालात में हमें ये मईशत जो थी वो मिली और हमें सख्त फ़ैसले करने पड़े। सो सिंस यू आर द फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। जैसा कि आपने कहा कि माजी में ओवर वैल्यूड करेंसी की वजह से इंपोर्ट्स को इंकरेज किया गया और एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा। तो अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए हैं जिससे लोकल इंडस्ट्री और ख़ास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, जो कि किसी भी इकॉनमी की बैकबोन होती है, उसको प्रमोट किया जाए और उसको इंसेंटिवाइज़ किया जाए। देखें, जब आपका करेंसी आपने आर्जी तौर पे ऊपर रखी हो, तो आप मार्केट में डॉलर फेंक रहे होते हैं उसको आर्जी तौर पे उसकी सतह को ऊपर रखने के लिए। वो जो डॉलर आप फेंक रहे होते हैं वो आप एक हाथ से इधर दे रहे होते हैं और दूसरे हाथ से आप बैरून मुल्क से महंगे कर्जे लेके वापस उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी नीचे जा रहे होते हैं। इसका नुकसान ये होता है, आपकी एक्सपोर्ट्स भी ख़त्म हो जाती हैं। आपकी अपनी मुल्क की जो इंडस्ट्री है, क्योंकि आपने डॉलर भी सब्सिडाइज़ किया हुआ है और इंपोर्ट को आप सब्सिडाइज़ कर रहे हैं, तो वो भी तबाही की तरफ चली जाती है। तो हमने देखा कि पिछले 10 साल में, जब हम आए उससे पिछले 10 साल में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। एक्सपोर्ट ना होने के बराबर बढ़ी और इंपोर्ट जो है वो बढ़ती चली गई, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी आपकी सनतें बंद होती रहीं। 200 के करीब टेक्सटाइल की स्पिनिंग मिल्स जो हैं वो 2013 से लेकर 2018 के अंदर बंद हो गई थी। और एक आर्जी सा, एक आप समझ लें कि गुब्बारा सा जो था, बलून सा उन्होंने बनाया हुआ था, जो किसी भी टाइम पे इन्फ्लेट हो जाता था, क्योंकि वो सारा कर्ज़ों के बुनियाद के ऊपर और एक आर्जी सी स्टिमुलस के ऊपर जो था वो था, जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट के करीब ले आया। फिर जब हम आए, सबसे पहले तो हमने ये किया कि डॉलर को उसकी हकीकी सतह पे लेके आए, ताकि हमें ये जो 500 मिलियन डॉलर हम माहाना ख़र्च कर रहे थे रुपए की सतह को मुस्तकिल, वो ना करने पड़े। ये सारी रकम आपको फिर कर्ज़ लेना पड़ती है, महंगे कर्ज़ लेना पड़ती है, तो उसको हमने रोका। अब हम कोई पैसे नहीं फेंक रहे मार्केट के अंदर अपनी रुपये को मुस्तहकम करने के लिए। इससे रुपया आपका नीचे तो आया, लेकिन उसने तो आना था, क्योंकि जितना बड़ा करंट अकाउंट का खसारा ले गए थे, रुपये पे तो प्रेशर आना था। दूसरा हमने ये किया कि हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए हमने, ये जो रेड टेप हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है कि इधर से आपने अप्रूवल्स लेने हैं, हर जगह मईशत के अंदर हुकूमत घुसी हुई है, इसको हमने कम करने के लिए प्रोसेसेस लिए। और पहले 1 साल में हमारी हुकूमत के जो वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स है, उसमें तकरीबन हम समझ लें कि कोई 28 पॉइंट्स का हमारा बेहतरी आई। मुस्लिम लीग नून के 5 साल में हम 104, 105 से 136 पे चले गए थे।
अब हम 1 साल में तकरीबन पूरा हमने रास्ता वापस तय किया। तीसरा हमने ये किया कि अपने एक्सपोर्टर्स के लिए सस्ती गैस और सस्ती बिजली के रेट्स को हमने इंश्योर किया। 2 साल के करीब हो गए हैं अब इस पॉलिसी को। चौथा हमने ये किया कि जो हमारे रिफ़ंड्स थे, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के फंसे रहते थे एफपीआर के अंदर, तो उनको हमने रिकॉर्ड कम अरसे के अंदर हमने उनकी वापसी शुरू की। पांचवा हमने ये किया कि जो इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल्स, हमारी अक्सर इंडस्ट्री इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे चलती है। पिछली हुकूमतों ने इन पे भी ड्यूटियाँ लगानी शुरू कर दी थी, हमने ये ड्यूटियाँ ख़त्म कर दी। हज़ारों प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसको हम 0% ड्यूटी के ऊपर इनपुट्स और रॉ मटेरियल को हम ले गए हैं। फिर हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ नया किया। 316 के करीब आइटम्स थी जो पाकिस्तान अब एक्सपोर्ट कर सकता है चाइना को, क्योंकि पिछले एफटीए के बाद चाइना से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान आई, उससे हमारा खसारा बढ़ा। अब हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है वो दूसरी जानिब हमने उसका रुख करने की कोशिश की है। इम्पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ अब हम जा रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गैर मुनासिब टैक्सेस हैं और ये जो बिला वजह की रेड टेप है इंडस्ट्री के ऊपर, इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करें। हुकूमत का कारोबारों और बिजनेसेस के अंदर अमल दखल कम से कम होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर के पास लीड होनी चाहिए। हाँ, जहाँ पे मार्केट फेलियर होती है वहाँ पे हुकूमत ज़रूर स्टेप इन करे, लेकिन ख़ुद हम रुकावटें ना खड़ी करें। एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है वो बनाएं अपने लोगों के लिए और अपने इसके लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिर आपने देखा कोविड को हमने एज एन अपॉर्चुनिटी भी यूज़ किया। एक रिकॉर्ड हमने मरात और लिक्विडिटी पैकेजेस दिए अपने बिजनेसेस को। इनका लाखों बिजनेसेस का हमने लोन्स को रीस्केड्यूल कराया जब कोविड आया। हमने जो छोटे कारोबार थे उनके लिए हमने 3 महीने के लिए बिजली के बिल, हुकूमत ने फ़ैसला किया कि हम अदा करेंगे, तो हमने वो फिर हमने टाइमली, जब सारी दुनिया प्रेशर डाल रही थी कि बंद कर दो सब कुछ, तो हमने फ़ेज़ वाइज बर वक्त हमने ओपनिंग की। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोला, असेंशियल गुड्स को खोला, मार्केटों को खोला, ताकि कम से कम मईशत का नुकसान हो सके। तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो तो बड़ी वाज़ेह है कि हम प्रो इंडस्ट्री और प्रो बिज़नेस हैं। अच्छा, आपने यहाँ मेंशन किया कि जहाँ मार्केट फेलियर होता है वहाँ गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए। पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री, लेट्स फेस इट, एक ओलिगोपोली है। 2-3 बड़ी कंपनियाँ हैं जो कि ना तो अपना मेयार बढ़ाती हैं और ना किसी और कंपनी को मार्केट में एंटर होने देती हैं, और साथ ही साथ ना सिर्फ बेसिक सेफ्टी फीचर्स अपनी गाड़ियों में इंट्रोड्यूस नहीं कराते, बल्कि हर डॉलर की फ्लक्चुएशन पे प्राइसेस बढ़ती हैं और उसके बाद नीचे नहीं आती। तो गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस करने के लिए अभी तक क्या किया है और फ्यूचर में क्या करेगी? देखें, एक तो ये कि जहाँ कहीं कंपटीशन ज़्यादा हो वहाँ पे आधे मसले तो हल हो जाते हैं, और नए ऑटोमेकर्स मार्केट में आ रहे हैं। किया आया है, hyundai आया है, और भी 4-5 ब्रांड्स हैं जो अगले 1 साल के अंदर पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। तो दूसरी तरफ ये है कि हमारे जो रवायती ऑटोमेकर्स थे उन्होंने कुछ ज़्यादा लोकलाइजेशन की तरफ कदम नहीं उठाया। अब होता यह है कि जब डॉलर डी वैल्यू होता है, क्योंकि बाय वैल्यू उनके 70-80% पार्ट्स जो हैं वो बाहर से आ रहे होते हैं इन वन वे और अनदर, तो कीमतें उनकी जैकअप हो जाती हैं। और फिर कैपेसिटीज़ का भी इशू है। थोड़ी सी डिमांड पिकअप होती है जैसे आजकल हुई है, तो गाड़ियों के ऑन शुरू हो जाते हैं। गाड़ियाँ इनके पास होती नहीं है कि प्रोवाइड कर सकें, तो ये एक शैलो मार्केट की निशानी है। तो अब हमने ये किया है कि हम एक कंप्लीट ओवरव्यू कर रहे हैं पॉलिसी का, ऑटोमोटिव पॉलिसी का। एक तो हमारी ऑटोमोटिव डेवलपमेंट पॉलिसी 2021 में नई आ रही है जून में, तो हम उसके अंदर रिवाइज़ करेंगे बहुत सारी चीज़ें, ताकि आपके मुल्क में गाड़ियाँ सस्ती होएं, इससे ऑटोमेकर्स को भी फ़ायदा होएगा और कंपटीशन भी इन्हांस होए। तो ये चीज़ तो हम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखना है कि जो नए एंट्रेंट्स हैं जो आ रहे हैं ऑटोमेकर्स के इस वक्त, वो भी इसी रफ्तार से आते रहें, ताकि ये जो हमारी लोकल मार्केट है इसके अंदर कंपटीशन थ्राइव होए। फिर हमने ये भी इंश्योर करना है कि हमारे जो लोकल वेंडर्स हैं जो पार्ट्स बनाते हैं ऑटोमेकर्स के, उनकी तादाद बढ़े। अब जितने आपके हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर से आते हैं, और जो लो वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से बनते हैं, तो जाहिर है कि वो फिर ये बिज़नेस मॉडल कितनी देर सस्टेन कर सकेगा। तो जब आप हाई वॉल्यूम लो मार्जिन्स पे जाते हैं तब भी कीमतें नीचे आती हैं। लो वॉल्यूम और हाई मार्जिन्स पे तो कितनी देर काम चल लेगा, और कितनी देर हम लोगों को ऐसे पनिश करते रहेंगे कि वो, और फोर्स करेंगे पाकिस्तानियों को कि वो महंगी गाड़ियाँ ख़रीदें। हमें इवेंचुअली नंबर 1 हायर कंपटीशन, और नंबर 2 हम एक पॉलिसी ओवरव्यू कर रहे हैं कि जिससे कीमतें जो हैं वो कम से कम होएं। और हम ये भी चाहते हैं कि ये जो नए ऑटोमेकर्स आ रहे हैं ये भी अच्छा मुनाफा कमाएं, इनके बिजनेस मॉडल्स भी सस्टेनेबल रहें। एंड वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट लैगिंग बिहाइंड, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर। पाकिस्तान में बैंकिंग बहुत ही कम्बरसम है।
दुनिया में जिस काम को शायद 10 मिनट लगे, पाकिस्तान में हो सकता है 2 दिन लग जाए। इस गवर्नमेंट ने अभी तक बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए, उसमें इनोवेशन लाने के लिए क्या किया है और क्या प्लान्स हैं? देखिए, बैंक्स जो हैं, क्योंकि उनका ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है मईशत का कि बहुत बड़ा पोर्टफोलियो उनका गवर्नमेंट की लैंडिंग को ही चला जाता है, टी बिल्स में चला जाता है। पीछे थोड़ा सा एक हिस्सा रह जाता है प्राइवेट सेक्टर के लिए, और वहाँ पे भी वो पिक एंड चूज़ करते हैं। ज़ाहिर है लोएस्ट रिस्क जो है उसकी तरफ वो जाते हैं। इससे हमारे एसएमईज़ भी रह जाते हैं, और बैंकिंग प्रोडक्ट्स के अंदर वो इनोवेशंस भी नहीं आती कि आप कंज्यूमर फाइनेंसिंग के लिए या कस्टमर्स को बेहतरीन से बेहतरीन बैंकिंग प्रोडक्ट्स लेके आएँ। बट बहरहाल मैं समझता हूँ कि बेहतरी आ रही है। डिजिटल वॉलेट्स जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है। बैंक्स जो हैं वो अब ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं कस्टमर बेसिस अपनी बढ़ाने के लिए, डिपॉजिट बेसिस अपनी बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे इकॉनमी आपकी डॉक्यूमेंट हो रही है, फैटफ की वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रोविजंस लाए, कुछ इंसेंटिवाइज हम कर रहे हैं, कुछ एफबीआर की इन्फोर्समेंट बेहतर है पहले से। तो इसके साथ साथ लोग अब आ तो रहे हैं बैंकिंग सेक्टर की तरफ। तो ये लेकिन बहरहाल एक प्राइवेट सेक्टर लेड चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे हम आपकी मईशत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती है, फॉर्मल होती है, उसका हुजम इंक्रीज़ होता है, तो बैंकिंग सेक्टर में भी सोफिस्टिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन जो है वो बढ़ती जाती है। और क्योंकि आपने देखा कि जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में बैंक्स हैं, कुछ उनमें से ऐसे थे जो पब्लिक सेक्टर में थे पहले, और जब वो प्राइवेट सेक्टर में आए तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गई, और उनकी इनोवेशन, उनकी कस्टमर सर्विसेज बहुत बेहतर हो गई। और अब डिजिटलाइजेशन के साथ तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरी आ सकती है। और अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, आपने देखा रोशन डिजिटल अकाउंट्स भी हमने इंट्रोड्यूस कराए, हम दूसरी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए 5% की रेगुलेशंस लगाई गई बैंक्स के ऊपर कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को वो दें। एसएमईज़ का अब हम उनके साथ बैठ के तय कर रहे हैं कि एसएमईज़ को कैसे दें। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। अब बात करते हैं टैक्स की। गवर्नमेंट ने टैक्स रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और कुछ हद तक रेवेन्यू में इजाफा भी हुआ, मगर मोस्टली टैक्स कल्चर जो है वो इट रिमेन्स अनचेंज्ड। लोग अभी भी टैक्स एवेड करने से कतराते नहीं हैं, क्योंकि शायद वैसी पनिशमेंट्स नहीं उनको देखने को मिलती। गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि डेटा एनालिटिक्स के ज़रिए टैक्स एवेडर्स को रोका जा सके, जैसे कि हमने बिस्प में अनडिजर्विंग बेनिफिशरीज़ की एग्जांपल देखी? बिल्कुल, आज ही मैंने एक मीटिंग चेयर की है नादरा की और एफबीआर की, आपस में जो डेटा का एक्सचेंज हम शुरू करने लगे हैं। मैं समझता हूँ नादरा के पास बहुत ज़्यादा एनालिटिकल कैपेसिटी है, और एफबीआर के पास बहुत ज़्यादा डेटा पड़ा है, अनस्ट्रक्चर्ड और तादाद में बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों का अगर मिलाप हो जाए तो हमें टैक्स ब्रॉडनिंग में बड़ा फ़ायदा हो सकता है। एक तो हम इस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। दूसरा, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है, हमारा डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, उस पे हम इतने ज़्यादा टैक्सेस ना लगाएं कि जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो आने का सोचे ही ना डॉक्यूमेंटेड सेक्टर के अंदर। तो हमें फैसिलिटेट करना चाहिए अपने डॉक्यूमेंटेड सेक्टर को, फॉर्मल सेक्टर को, लोगों को इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए। और आपने देखा हर बजट जो हम लाते हैं उसमें हम बिज़नेसेस के लिए आसानियाँ, टैक्सेस को कम कर रहे होते हैं, टैक्सेस को ख़त्म कर रहे होते हैं जो गैर ज़रूरी टैक्सेस हैं, कि इनके लिए आसानी बनाई जाए कारोबारों के लिए कि वो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर के अंदर आएँ। जो गवर्नमेंट के पास प्यूनिटिव मेजर्स हैं वो तो मौजूद हैं ही, और वो हम इस्तेमाल कर भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप मार्केट सिग्नल्स के ज़रिए मार्केट को अगर आप लेके आएँ डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में, तो मैं वो समझता हूँ कि वो एक ज़्यादा प्रेफर्ड तरीका है। और इस तरफ हम अच्छे जा रहे थे। जब कोविड आने से पहले हमारी जो डोमेस्टिक टैक्स कलेक्शन थी वो 25% से ज़्यादा उसमें ग्रोथ आ रही थी, तो विच वाज अनप्रेसिडेंटेड। बड़े अरसे बाद इतनी ग्रोथ आ रही थी। अनफॉर्चुनेटली वो कोविड की वजह से वो ख़त्म हो गया, लेकिन वो एक अच्छा हमारा ट्रेंड जा रहा था। और नंबर ऑफ़ फाइलर्स अगर आप देखें, हम जब आए थे 15-16 लाख थे, अब 25-26 लाख फाइलर्स जो हैं वो हो गए हैं। तो एक मैसिव जंप आया है उनके अंदर भी, और ये जंप्स भी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो बिल्कुल हम टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करना चाह रहे हैं, एफबीआर को हम रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, और हम जो नादरा और एफबीआर और दूसरे जो डेटा सोर्सेज हैं तमाम, उनको आपस में क्लब करके हम अब टैक्स ब्रॉडनिंग की तरफ जो है वो आगे जाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने हमेशा देखा है कि जो भी हुकूमत आती है वो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म और एक अनसस्टेनेबल सी अप्रोच लेके आती है, जो कि उस वक्त तो लोगों को लगता है कि बेहतरी आ गई, मईशत बेहतर हो गई, बट वो जब हुकूमत जाती है, बाद में किताबें खुलती हैं तो पता चलता है कि मामला ऐसा नहीं था। तो इस गवर्नमेंट ने इस ट्रेडिशन को तोड़ने के लिए ऐसा अभी तक क्या इकदाम किया है? देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि हमेशा से जो पाकिस्तान में जो बुनियादी प्रॉब्लम्स रहे हैं मईशत में, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं, वो तो कभी किसी ने किए नहीं।
आर्जी तौर पे स्पेंडिंग बढ़ा दी, नोट छाप के बढ़ा दिए, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, रुपए के ऊपर प्रेशर आ जाता है, इंपोर्ट बढ़ा के रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू बढ़ा दिया। ऐसी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट ऑफ मईशत के साथ की गई हैं, और जो बुनियादी मसले हैं वो तो हल कभी नहीं हुए। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आपने देखा कि एक्सचेंज रेट को मार्केट ड्रिवन किया हमने, बड़े अरसे बाद हम एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम से हम मार्केट ड्रिवन पे गए हैं। उसे हमें एक्सपोर्ट्स में भी फ़ायदा नज़र आ रहा है, और हमारे डेफिसिट्स में भी वाज़ेह कमी आई है। 20 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर पे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया। दूसरा हम ये करना चाह रहे हैं कि देखें, जो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बहुत कम रहे हैं, और इसको अगर हमने अब बढ़ाना है, हमने एग्जेम्पशंस को हम ख़त्म कर रहे हैं। हम सेल्स टैक्स के अंदर जो स्पेशल प्रोसीजर्स थे, जगह जगह फिक्सेशंस हुई थी, हम उनको ख़त्म कर रहे हैं। ये जितने रेंट सीकिंग के जो इनक्लेव्स बने हुए थे, हम इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आईपीपीज़ में आप देखें या पावर सेक्टर में, अब इस हुकूमत का हमारा ये भी मसला है कि जहाँ हमें एक तबाह मईशत मिली, जिसके अंदर हमें सख्त फ़ैसले करने पड़े जैसे ठीक करने के लिए, वहाँ हमें एक पावर सेक्टर भी ऐसा मिला कि माजी में बुरे तरीन फ़ैसले किए गए, और आप समझ लीजिए कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए जो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं थे, उनको हम रीनिगोशिएट कर रहे हैं। जो हमारे प्लांट्स थे जो इनएफिशिएंट थे, उनको हम बंद कर रहे हैं। आगे उनकी हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, जो पेमेंट्स हमने कैपेसिटी पेमेंट्स आगे करनी है, वहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, मार्केट को डीरेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं पावर सेक्टर की। गैस के अंदर भी यही सारे मसाइल थे, उधर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रीस्ट्रक्चरिंग हुए। तो ये जगह जगह पे अगर आप कोई भी सेक्टर उठा लें, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, एक हमारा बड़ा एम्बिशियस प्राइवेटाइजेशन का प्लान चल रहा है, जिस पे लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन बहरहाल हम इस वक्त हज़ारों अरब का अगर सालाना आपको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज से नुकसान हो रहा है, तो कोई मुल्क ऐसे कैसे चल सकता है। एक्सपोर्ट्स को पहली मरतबा हमने आगे फोर फ्रंट पर रखा है कि नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए भी आपको कोई पैसे मिलें, डॉलर्स मिलें। ये तो नहीं ना कि जो भी मुल्क में डॉलर आए वो सिर्फ आपका डेट के ज़रिए ही आए, नॉन डेट के ज़रिए भी आए, तो ये भी एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। इंस्टीट्यूशंस को की स्ट्रेंथनिंग के लिए काम हो रहा है इस वक्त। वेलफेयर के जितने काम अब हो रहे हैं, रिकॉर्ड उसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो हम ये समझते हैं कि ये सारे वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो अब हम अंडरटेक करना चाह रहे हैं। हम उस तरह नहीं मईशत चलाना चाह रहे हैं कि पहले 2-3 साल स्टेबलाइजेशन की, फिर आखिरी 1-2 साल में हमने थोड़ी सी लूजनिंग कर दी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की, और ग्रोथ रेट बढ़ा दिया, और बढ़ाया खसारों के सर पे, बढ़ाया महंगाई के सर पे, बढ़ाया अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डिप्लीट करा के, और हम लोगों को कहेंगे हमारी मईशत बड़ी कामयाब थी। ऐसे तो नहीं है। कोई भी मुंतखब हुकूमत सख्त फ़ैसले करना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी कम होती है, लेकिन हम वो सख्त फ़ैसले कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि सिर्फ अगला इलेक्शन नहीं, अगली आने वाली नस्ल की तरफ देखने की ज़रूरत है। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू आस्क कि कोविड की वजह से जब पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी रिसेशन आई, पाकिस्तान में हमने देखा कि उसके असरात उतने बुरे नहीं रहे, अभी भी इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है। सो पोस्ट कोविड आप कैसे देखते हैं कि हमारी इकोनॉमिक रिकवरी कैसी होगी, और अब हम किन चैलेंजेस पे फोकस करेंगे? पाकिस्तान एक बड़ा रेजिलियंट मुल्क है, तो पोस्ट कोविड भी आपने देखा कि क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ी अप्रोच ली स्मार्ट लॉकडाउन्स की तरफ, और हम बर वक्त ओपनिंग पे गए, तो उसके अब हमें डिविडेंड्स भी मिल रहे हैं। इस वक्त आप देख लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपकी ऊपर जा रही है, आपका एक्सपोर्ट सेक्टर ऊपर जा रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी है, रियल इस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी है। तो ओवरऑल जो मईशत है वो आपकी उसके अंदर एक वी शेप्ड रिकवरी आई है, और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी चीज़ है। पिछले साल की बनस्बत भी, प्री कोविड तो अपनी जगह, अगर आप पिछले साल से भी कंपैरिजन करें इन्हीं महीनों का, तो हमारे सनत जो है उसमें काफ़ी तेज़ी है, आगे से ज़्यादा बेहतरी है, बहुत ज़्यादा बेहतरी है पिछले सालों की बनस्बत। तो हमने इसको एक तो सस्टेन करना है, और इसमें जो कोविड से रिलेटेड सप्लाई शॉक्स आए हैं इनको हमने मिटिगेट करना है। कुछ फूड आइटम्स जो हैं उनके अंदर शॉक्स हमें लगे कोविड की वजह से, उसको हम स्मूथ आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आगे ये भी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा, अब जैसे रेवेन्यू के जो पहले महीने के रिज़ल्ट्स आए थे टैक्स के, वो बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आए थे। हम चाह रहे हैं कि रेवेन्यू हमारा जो टैक्स रिसीट्स हैं वो दोबारा पिकअप होनी शुरू हुए, और उसके भी हमें कुछ वाज़े आसार नज़र आ रहे हैं। ट्रेड बैलेंस हमारा बड़ा अच्छा जा रहा है, एक्सपोर्ट्स क्योंकि बड़ी हैं, इंपोर्ट्स कम हुई हैं, तो पोस्ट कोविड हमारा ट्रेड बैलेंस अच्छा जा रहा है। दूसरे मुल्कों की बिनिस्बत जहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ है, हम इस साल पॉजिटिव 2% ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे ख़त्ते में आप समझ लें
कि एक ज़्यादा ग्रोथ है बाकी ममालिक। हिंदुस्तान को अगर आप देख लें, उनका एक क्वार्टर में 23% की श्रिंकेज आ गई है। एक्सपोर्ट्स उनकी और बांग्लादेश की 10-10% नीचे जा रही हैं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पॉजिटिव में है। तो ये सारी एक अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। हम चाहते हैं कि हम इसको सस्टेन करें और एट द सेम टाइम जिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मैंने पहले जिक्र किया, टैक्स रिसीट्स को बढ़ाना है हमने, पावर सेक्टर को अपने को हमने रिफॉर्म करना है, इंस्टीट्यूशंस हमने जो हमारे बिल्कुल डिके में चले गए हैं उन्हें ठीक करना है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को हमने प्राइवेटाइज़ करना है। बहुत बड़ा एम्बिशस एजेंडा है, लेकिन ये मैं आपको वादा करता हूँ कि जो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम मौजूद है, वो फ़ैसले इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में जिसका मुफाद सामने रखा जाता है, अपने किकबैक्स, अपने कमीशंस या बाहर को फ्लैट्स लेने के लिए नहीं कर रहे। हम फैसले वो कर रहे हैं कि जिसमें पाकिस्तान को सबसे पहले तरजीह दी जाती है और पाकिस्तान के मुफाद को आगे रखा जाता है। अगला इलेक्शन भी नहीं बल्कि अगली नस्ल की जो फलाह है उसको देखा जा रहा है।